अब हम वर्ण विचार के इस भाग में करेंगे व्यंजन से संबंधित सारा विस्तार पूर्वक वर्णन। तो सबसे पहले समझेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 है। इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो देखा, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने इससे पहले वाली वीडियो में किए थे और अब हम समझेंगे व्यंजन। तो व्यंजन स्वर स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है, जबकि व्यंजन उन्हीं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, स्वर को वोवल कहा जाता है और जो व्यंजन होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि जो व्यंजन है वो संख्या में 33 है और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अब हम आगे देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? टच। जी हाँ, छूना। तो देखो, स्पर्श का अर्थ है छूना। स्पर्श का अर्थ छूना होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है, जिसे हम आम भाषा में जीभ कहते हैं, वो मुंह के अन्य अन्य भागों को छू कर आती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठों का आपस में स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन के जितने भी व्यंजन होते हैं वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। जी हाँ, 33 में से 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्गों या भागों में बांटा गया। क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंग। जी हाँ, इसे अंग कहते हैं पंचम वर्ण को। च वर्ग है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। जी हाँ, एक बार फिर से उच्चारण देखिए प वर्ग का। प, फ, ब, भ, म। मैंने फ नहीं बोला, फ बोला है। जी हाँ, हिंदी में फ व्यंजन होता है, फ नहीं होता। फ व्यंजन उर्दू और अंग्रेजी में बोला जाता है, उसे हिंदी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो वर्णमाला के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। ओष्ठ्य होता है हिंदी का जो फ व्यंजन है, दोनों होठों को मिलाकर बोला जाता है। अगला देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते हुए जो जिह्वा है, मुंह में बहुत कम भाग को बिना किसी घर्षण के इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। स्वर से थोड़ा सा अधिक और व्यंजन से कम समय लेते हैं इनका उच्चारण। तो देखो, ये गिनती में 4 हैं: य, र, ल, व। जी बोल के देखें आप सभी, य, र, ल, व। बहुत हल्का हल्का मुंह के अंदर स्पर्श करते हैं ये व्यंजन, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अगला देखिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा होती है गर्मी, एनर्जी। तो वे व्यंजन जिनको बोलने से मुंह के भीतर गर्मी पैदा हो, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, षटकोण वाले श को भी श ही कहा जाता है। श, श, स, ह। ह बोल के देखिए। अब ह बोलते हुए अपने हाथों को आगे करें तो आप पाएंगे कि ह बोलते हुए एक गर्म हवा का आपको आभास होगा। यही ह का उच्चारण गर्म हवा हमें प्रदान करता है, इसी कारण से इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन। ये एक अन्य रूप है व्यंजन का, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है ज्वाइंट, यानी जुड़ा हुआ, 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ। तो देखो, क्ष, क और श से मिला है अक्षर, त्र, त और र से मिला है नक्षत्र, ज्ञ, ये ज्ञ भी हम इसको हिंदी में इसका उच्चारण करते हैं ज्ञ, लेकिन ये असल में है क्या? ज्ञ।
तो आपको हमेशा वर्ण विच्छेद करते हुए, लिखते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना ये ज्ञ है, ज जमा य से मिलकर बना है ज्ञान, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं। फिर है श्र, श जमा र, श और र से मिलकर बना जैसे श्रवण या श्रावण मास। तो इस प्रकार आपने जाना कि संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, और वर्ण विच्छेद करते समय यदि आपको जैसे अक्षर दे दिया जाए तो आप क्ष का भी वर्ण विच्छेद करेंगे क जमा श के रूप में। आशा है आपको स्वरों के तीनों भेद, व्यंजन के तीनों भेद और संयुक्त व्यंजन समझ आ गए होंगे। यदि आपको थोड़ी सी कहीं भी संदेह या भ्रांति पैदा होती है तो कृपया वीडियो को पुनः पुनः देखें, ताकि आपको सभी प्रकार के जो आपके संदेह हैं वो दूर हो सके। तो संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। परीक्षा में भी हमेशा आपसे अधिकांश रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी कितनी संख्या है और ये कौन कौन से हैं, और कई बार इनका विच्छेद भी पूछ लिया जाता है। तो आगे देखेंगे अब हम। देखो, अलग अलग व्यंजनों के आपस में मिलने से बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श जमा र, ये अलग अलग व्यंजन है, दोनों एक जैसे नहीं है, अलग है। एक श है, एक र है, उससे श्र बना है। ऐसे ही क है, श है तो उससे क्ष बना है। इसके उदाहरण देखिए, संयुक्त व्यंजन के अन्य उदाहरण देखिए, कक्षा, श्रीमती, मित्र, पत्रिका आदि। अब आगे देखें ध्यान से। जब एक ही प्रकार के व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप में बोले या लिखे जाते हैं, यानी एक साथ बिल्कुल जुड़े हुए रूप में बोले जाते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व यानी एक ही व्यंजन 2 बार लिखा जाता है। एक ही व्यंजन 2 बार, वो 2 बार आधा भी हो सकता है जैसे महत्व में, उज्ज्वल में, या फिर वो 1 बार आधा 1 बार पूरा भी हो सकता है। उदाहरण देखिए जैसे अभी मैंने आपको महत्व, उज्ज्वल, ये 2 उदाहरण दिए। उसके बाद देखिए सज्जन, अन्न, पत्ता, उल्लू, चक्की। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण होते हैं, कच्चा, पक्का, गन्ना, बच्चा। तो ये जो है ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। तो आशा है आपको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर समझ आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन में दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं, उनके मेल से वो नया एक व्यंजन बनता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन की एक और देखिए आगे। एक जैसे 2 वर्णों के मेल को जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित यानी जिसमें स्वर ना हो यानी आधा हो, या दूसरा व्यंजन स्वर सहित यानी पूरा हो, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ल जमा ल, लल, दिल्ली। तो इसी प्रकार हमने अभी पीछे भी जो हमारी स्लाइड गई उसमें हमने यही देखा था कि द्वित्व व्यंजन को किन किन उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। परीक्षा में भी यह मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप संयुक्त व्यंजन में क्षत्रिय, त्रिकोण, त्र, श, श्र और ज्ञ के उदाहरण देंगे, और द्वित्व व्यंजन में आप इस प्रकार के जिसमें एक जैसे व्यंजन आते हो, जैसे गन्ना, कच्चा, पक्का, बच्चा, दिल्ली, उल्लू। तो इस प्रकार के आप उदाहरण देंगे तो आप परीक्षा में पर्याप्त अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे अब हम इसके बाद पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने कर लिया है। व्यंजन के हमने भेद किए हैं, जिसमें सबसे पहला स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 है। उसके बाद हमने किया अंतस्थ व्यंजन जो संख्या में 4 है। उसके बाद हमने किया ऊष्म व्यंजन जो संख्या में 4 है। फिर संयुक्त व्यंजन जो भी संख्या में 4 है। आशा है 4 संख्या होने के कारण आप किसी प्रकार की मन में भ्रांति पैदा नहीं करेंगे। अब देखिए आगत व्यंजन क्या होते हैं। आगत मतलब आए हुए, यानी ऐसे व्यंजन जो हिंदी भाषा में किसी अन्य भाषा से आए हुए हैं। तो वो अन्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और उर्दू। जी हाँ, मुगलों के साथ हमारे पास हमारी भाषा हिंदी भाषा में उर्दू समाहित हो गई थी, और अंग्रेजी शासन के साथ हमारी भाषा में अंग्रेजी हिंदी के साथ मिलकर आ गई थी।
तो आप जानते हैं जब मुगलों का शासन था अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो भारत में हिंदी और उर्दू मिश्रित रूप में बोली जाती है। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो हिंदी और अंग्रेज़ी मिश्रित रूप में बोली जाने लगी, और आज जो आम भाषा हमारी है वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी मिश्रित है। ना तो पूर्ण रूप से हिंदी है, ना पूर्ण रूप से उर्दू, ना अंग्रेज़ी, तीनों भाषाओं का मिश्रित रूप बोला जाता है। तो देखिए आगत व्यंजन होते हैं जो अन्य भाषाओं से आए हुए, जैसे क ख ग हमारी हिंदी भाषा के हैं, लेकिन ज और फ, ध्यान से सुनना, ज और फ दोनों के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है। इस बिंदु को हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं हम? नुक्ता। जी हाँ, आपको मैंने पहले भी कहा था पारिभाषिक शब्दावली जो है हिंदी भाषा की वो आपको पता होना चाहिए। आप इसे बिंदु ना कहकर क्या कहेंगे? नुक्ता। अब अंतिम हमारा विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण का विच्छेद करना अर्थात वर्ण को अलग करके लिखना, शब्द को वर्णों में करते हुए अलग अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लो आपका नाम ही है, किसी बच्चे का जो नाम है उसको वो अलग अलग रूप में लिखे। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे लक्ष्य। लक्ष्य में क्या होता है? ल पूरा, क्ष आधा, य पूरा। तो लक्ष्य का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल जमा अ जमा, अब क्ष है, श जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो उसका क्या बनेगा? क के नीचे हलंत जमा श के नीचे हलंत। फिर अ नहीं आएगा क्योंकि उसकी खड़ी पाई नहीं है, वो अर्ध है। फिर जमा में य के नीचे हलंत जमा अ। हलंत लगाना ना भूलें, जिसे हिंदी में हम हल चिन्ह भी कहते हैं। यदि आप वर्ण विच्छेद करते समय हलंत लगाना भूल जाते हैं तो आपका पूर्ण रूप से वो अशुद्ध माना जाएगा और किसी प्रकार के भी अंक आपको परीक्षा में प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार आपको वर्ण विच्छेद करते समय विशेष रूप से हलंत का ध्यान रखना है। कौन सा स्वर या व्यंजन आधा है, कौन सा व्यंजन आधा है यानी स्वर रहित है, और कौन सा स्वर सहित है, इसका आप विशेष ध्यान करें। अभी यह आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको देखिए और समझने का प्रयास करें, और सभी विद्यार्थी अपने नाम का भी वर्ण विच्छेद करके अवश्य देखें।